हमने बहुत ज़्यादा इल्यूमिनाटीज पर डिस्कशन भी की है, आप भी पॉडकास्ट करती रही हैं। और ये जो एप्स्टीन फाइल आई है, इतने तहलका खेज़ इंकशाफात, बच्चों का गोश्त खाना, ज़बरदस्ती रेप करना, कंसेंट ना होना, इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले ये इंकशाफात हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? अल्टीमेटली ये इंसानी फितरत तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि कोई इंसान कर सकता है, तो मास्टरमाइंड क्या शैतान है? ये मंसूबा बनाया उसने था। अच्छा, वहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, क्योंकि जब से एप्स्टीन फाइल्स पर डिस्कशन हो रही है कि 3 मिलियन पेजेस आ गए हैं, 1,80,000 तस्वीरें हैं, एक दिन के हिसाब से भी अगर एक एक पेज पढ़ा जाए या 2-2 हज़ार पेज पढ़े जाएं तो कितने साल हमें लग जाएंगे। कुछ नाम आ गए हैं, कुछ नाम अभी आने वाले हैं, और जो नाम आगे आएंगे वो तो इंसान का दिल दहला देंगे। ऐसी कई बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन जो आज आपने सवाल किया कि पीछे मास्टरमाइंड कौन है, मतलब एप्स्टीन फाइल्स तो आ गई ना, लेकिन एग्जैक्टली आई क्यों, किस टाइम पर आई? मतलब अगर एप्स्टीन फाइल्स उस वक्त से दुनिया के पावरफुल लोगों के हाथ में थी, तो क्या वो उनको रिलीज होने से रोक नहीं सकते थे? रोक तो सकते थे, लेकिन उसको एक टाइम पे क्यों रिलीज किया गया? और रिलीज कब किया गया? जब एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मतलब उसका ट्रायल नहीं हो सकता। उसकी डेथ पे भी आगे जाके हम बात करेंगे कि उसकी डेथ की मिस्ट्री क्या है। उसकी डेथ सुसाइड है, मर्डर है, प्री प्लान्ड है, किसी एजेंसी के थ्रू है, किसी पावरफुल सोर्स, या वो शायद अभी भी एग्जिस्ट करता हो। हाँ, मतलब क्योंकि दो लोगों की बात हम जो इस केस में जिनके दो नाम सामने आए हैं, माइकल जैक्सन और एप्स्टीन, दोनों के बारे में हम ये क्लेम कर सकते हैं उनकी साइट सीइंग्स हुई हैं। अच्छा, आपका भी ये सवाल था कि मास्टरमाइंड पीछे कौन है। अब आप मुझे बताएं कि एक आम सा टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है और खुद उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो किसी रेफरेंस की बेसिस पर जाता है, वहां पर पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसको निकाल भी दिया जाता है कि भाई फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था, फिर निकाल दिया गया कि यार तुम तो पुअर परफॉर्मेंस देते हो, तुम स्टूडेंट्स, तुम्हारी जो क्लास है उसको स्टडी नहीं कर पाते, फिर निकाल दिया जाता है। फिर उसकी एक बहुत बड़े मैगजीन पर फोटो छपती है कि यार फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे, और फिर उसको एक बहुत ही रिच इंसान अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे देता है। अब पावर ऑफ अटर्नी वो कैसे देता है? क्योंकि उसके पास हो सकता है उसका कोई ब्लैकमेलिंग सोर्स और उसकी कुछ भी, उसके घर से कुछ इस तरह की वीडियोस भी मिली हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी सीडीज मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं जो ब्लैकमेल करने के लिए वो यूज़ करता था या करेगा। आगे और भी बड़े इंकशाफात होंगे। तो एप्स्टीन के बारे में यही है ना कि एप्स्टीन की जो 2005 में सबसे पहले एक रिपोर्ट की गई, एक लड़की जो वहां से बच के निकली थी, सबसे पहला हम कह सकते हैं कि तब एप्स्टीन फाइल्स तो नहीं थी, तब सिर्फ जो जेफरी एप्स्टीन है उसके बारे में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो सामने आया था, लेकिन वो छुपा लिया गया था। एप्स्टीन जेफरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसका सारा जो काम था, जो वो बिलियनियर बना, एक कह लें कि जो 100-200 रुपए कमाने वाला बंदा था वहां पर, स्कूल टीचर था वहां पर, उसका एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग नेटवर्क था वहां पर। और उसका जो आइलैंड की अभी आगे जाके हम बात करेंगे, उसका एक आइलैंड था वहां पे, एक कमरा ना जो बुक था वहां पर, उसने कंप्यूटर रखा हुआ था वहां पर। उसको पता था ये दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लीक होनी है, तो उसका उनको डर नहीं था। इसीलिए देखें अमेरिका में जो है अभी सारे जो मामला हम देख रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहे हैं सारे, प्रिंस एंड्रयू को अगर हम देख लें, जो प्रिंस एंड्रयू का एक क्लिप सामने आया है जिसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही है, प्रिंस एंड्रयू उसके ऊपर चल रहे हैं, रेंग रहे हैं प्रिंस एंड्रयू। बहुत प्रिंस तरह के बच्चों की तो बहुत ज़्यादा बेशुमार वीडियोस हैं। लबीबा, एक ये तो आपने हाईलाइट की है ना इस तरह की, और बहुत सारी। एक औरत बाहर आती है, वो कहती है एलीट पार्टी से कि आप तो ये तो इंसानों का गोश्त खा रहे हैं, उसको वो साइकोपैथ कह के बंद कर देते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। तो ये मामला तब तक ये दबाते भी रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहे हैं, सिंबल्स मिलते रहे हैं, तो ये दबा देना और अब एक्सपोज करना, तो ये कोई जैसे प्लानिंग होती है ना, अब शैतान की भी तो फौज होगी ना, ऐसे ही है। तो वो शैतान अपनी फौज को अब ला रहा है, मतलब मंजर आम पर के जाओ और मैदान में उतर जाओ। हाँ माम, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि शैतान की एक फ़ौज है। जैसे कि हम ये बिलीव करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो फ़ौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तैयार की होगी उसको कमांड करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसी तरह से जो शैतान का मास्टरमाइंड है वो बिलीव करते हैं कि दुनिया के 3 बड़े मजहब है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, इस्लाम और जो ज्यूज़ है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि एंड टाइम्स में एक मसीहा ने आना ही आना है। अब तीनों में देखें आप, हिंदुइज्म में बिलीव किया जाता है काल की अवतार आएगा, हम कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और जो एंटी क्राइस्ट है वो कहते हैं दज्जाल आएगा। अब तैयारी आप देख लें किसकी सबसे ज्यादा है, उन लोगों की खोज देखें आप, उन लोगों की तैयारी देखें, हर दूसरे दिन वो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज करने के लिए तैयार है। आर्क ऑफ कवेनेंट वो कहते हैं कि हमने ढूंढना है। पिछले दिनों आपने एक वो देखा कि जो रेड हाइफर की कुर्बानी का मामला था, टेक्सास से 5 रेड हाइफर मंगवाई गई थी कि इनकी कुर्बानी की जाएगी। उसकी कुर्बानी के बाद उनकी एशेस जो है उनसे कुछ रिचुअल्स की जाएंगी। उस रिचुअल्स के बाद उन्होंने कहा था अब जो ज़मीन है वो पाक हो जाएगी, हमें आर्क ऑफ कवेनेंट मिल जाएगी, उसके बाद हम 3rd टेम्पल बनाएंगे। 3rd टेम्पल जब बन जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो
ज्यूज है उनका बिलीफ है कि जब थर्ड टेम्पल बन जाएगा तो उसके बाद दज्जाल आ जाएगा। तो ये जो सैटर्न है ये अपनी फौज ही तैयार कर रहा है इसमें। अच्छा, इसमें जो बड़े बड़े नाम है मैं आपको बताऊं, जैसे कि रिलेट किया जाता है दज्जाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दज्जाल को लिंक किया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा नाम आया एलन मस्क का। अब एलन मस्क की जो आगे ईमेल्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने जो ईमेल की हुई है, वाइल्डस्ट पार्टी के बारे में पूछा हुआ एलन मस्क ने, और किस किस डेट के दरमियान किस किस सप्लाई आ रही है आपकी। अच्छा, वर्ड्स उन्होंने बहुत पेक्युलर चूज किए हैं बच्चों के बारे में, पिज्जा, आइसक्रीम। अच्छा, जो FBI की रिपोर्ट आई है वो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। जो पिज्जा है, जो आइसक्रीम है, अब पिज्जा को उन्होंने कहा है कि छोटी बच्ची, हाँ, और जो आइसक्रीम है वो थोड़ी बड़ी एज का लड़का, इस तरह के वर्ड्स। और फिर हनी जो है वो उससे बड़ी एज की लड़की। मतलब उन्होंने कोड वर्ड रखे हुए हैं, अभी तक उसको डिकोड किया जा रहा है कि इसका मतलब क्या था। मतलब एजेंडा तो हमें उनका पता ही है कि क्या है, सिर्फ जो मतलब है उसको डिकोड किया जा रहा है। जो ईमेल है वो सामने आ रही है, कौन कौन से नाम है वो सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने, ये जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, इंसान तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंसान का गोश्त खाना, कोई दुनिया का कानून, कोई दुनिया का कोना, कोई इदारा, कोई इंसान ये चीज नहीं मान सकता कि इंसान का गोश्त खाना है। ये इतने ताकतवर लोग जिन्होंने निज़ाम सेट करना है, जिन्होंने इंसाफ देना है। अब हम इंसाफ मांगने भी वैसे किसके पास जाएं जिन्होंने सेटिंग ही ऐसी की, पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। वो इंसान बच्चों का गोश्त खा रहे हैं। ये गोश्त खा, मतलब उनका एजेंडा क्या था एक्चुअल में? वो हमेशा रह जाने वाला कोई कॉन्सेप्ट है उनका कि खत्म ही ना हो शायद ये गोश्त। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छा है कि हमेशा रह जाने वाला। एप्स्टीन का जो पर्सनल घर था ना, एक तो उसका आइलैंड था। जब एप्स्टीन के पर्सनल घर पे उन्होंने छापा मारा है तो उन्हें 20 खवातीन मिली है वहां से, और वो 20 की 20 प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी एप्स्टीन के साथ ही। और फिर एक ईमेल सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स में कि एप्स्टीन कहता है कि मैंने इतनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया है कि मेरा DNA जो है जब तक अभी अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा होगा। यानी उसका ये मतलब था कि जो मेरी शैतानियत है वो पूरी दुनिया में इतनी फैल जाए कि अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो मेरा मकसद जो है वो पूरा होता रहे। अच्छा, दूसरी ये बात कि हमेशा जिंदा रहने वाली बात, जो टारगेट होता था वो होता था 7 से लेके 17 साल से कम उम्र की बच्ची उनको चाहिए होती थी वहां पर। उसका 2-3 रीजंस है, हम अभी आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं कि यही एज ग्रुप स्पेसिफिकली बच्चों को क्यों टारगेट किया जाता है। 7 से 17 साल की लड़की उन्होंने टारगेट करते थे। अच्छा, बच्चों के अंदर ना एक केमिकल होता है, जब उनको टॉर्चर किया जाता है, जब उनको डराया जाता है तो उनकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है एंड्रोक्रोम, उस केमिकल का नाम है। अच्छा, वो केमिकल कहते हैं कि जब बच्चों की बॉडी में, तो बच्चों की स्किन आपने देखी है ना, बहुत बेबी स्किन होती है। टीन एज में देखा जाए तो हमारी स्किन भी ऐसी थी, फ्लॉलेस, कभी कोई पिंपल नहीं, कभी कोई रिंकल नहीं, कोई एक्नी नहीं, कुछ इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती थी। तो बच्चों की बॉडी में जब उनको डराया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है ना, या बच्चे रोते हैं, तो वो नेचुरली केमिकल प्रोड्यूस होता है, और कहा जाता है कि वो केमिकल इंसान को हमेशा यंग रखता है। अब ये लोग रिचुअल्स में ना बच्चों को क्या करते थे, 2-3 रिचुअल्स, सैटेनिक रिचुअल्स में अगर आप देखें तो कॉमन नजर आती है हमें। यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करें सैटेनिक रिचुअल्स, एक स्टोरी भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो है, टेरेसा ब्रूटल एस्केप फ्रॉम ऑकल्ट, ठीक है, उसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वो क्या करते थे कि एक तो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे, प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बाद मर्डर किया जाता था, फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उसकी बलि चढ़ाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद उनका खून पीते थे, क्योंकि वो केमिकल उनको मिल जाता था। और जो बड़े बड़े लोग थे, फेमस पर्सनालिटीज थी, उनका ये मानना था कि हम हमेशा यंग रहेंगे, क्योंकि बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनको डराया गया, उनकी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस हो गया। वो केमिकल जब हम ब्लड पी रहे हैं उनका, तो हम हमेशा जवान रहेंगे। जी। और दूसरा जो आपने कहा कि बच्चों का गोश्त खाते थे, एक बुक है शम्सुल मारिफ, और इसी तरह की एक बुक है डेविल्स बाइबल। काफ़ी सारी बुक है जिनको हम वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक का टाइटल देते हैं, जिसमें पीका ट्रिक्स भी आती है, शम्सुल मारिफ भी आती है, और डेविल्स बाइबल जो मैंने बताया वो भी आती है। अच्छा, इन बुक में ना डायग्राम्स के साथ साथ हमें शैतानी मंत्र मिलते हैं कि शैतान को कैसे खुश किया जा सकता है, किस किस चांद की स्पेसिफिक डेट। अच्छा, चांद की स्पेसिफिक डेट्स का अगर हम देखें तो इस्लाम में भी उसका कॉन्सेप्ट है कि कुछ दिन जो है, हर मजहब हर उसको कोई ना कोई मानता है। तो अगर हमने कोई भी मूवी देखी हो बचपन में, बॉलीवुड हॉलीवुड, तो हम सोचते थे पूर्णमासी की रात आ गई है या अमावस की रात आ गई है, बलि चढ़ाई जाएगी उसमें। तो बचपन में ना हम डर जाते थे बातें सुन के। बड़े होके अब हम देख रहे हैं कि बचपन में जो डराया जाता था वो डर आज कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। हमारे दिल में वो डर वाली बातें जो हम मूवीज में देखते थे, या यूं लग रहा है लबीबा कह लें कि हम गेम्स खेलते थे, छोटे छोटे मॉन्स्टर को हैंडल करते करते, फाइट करते करते एक बड़े शैतान से लड़ना है। ये वो वाला मरहला आ गया कि बड़ा शैतान अब चाह रहा है कि मैं एक्सपोज हो जाऊं। बड़ा शैतान अब चाह रहा है ना मैं एक्सपोज हो जाऊं। मुझे ये बात बताएं, सीक्रेट सोसाइटीज अब खुद सीक्रेट रहना चाह रही हैं, नहीं रहना चाह रही वो। अब सिंबल से बात आगे निकल गई, सिंबल से तो बात अब आगे निकल चुकी हुई है। पहले तो
कोई ना क्लेम नहीं करता था कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। अगर उस पर इल्यूमिनाटी का इल्ज़ाम लग जाता था ना तो वो डिनाई कर देता था फ़ौरन से। बड़े बड़े म्यूज़िक लेबल सेलिब्रिटीज़ को, उन सेलिब्रिटीज़ को जिनका इन्फ्लुएंस होता था उनको हायर करते थे। लेकिन अब सेलिब्रिटीज़ खुद वो सिंबल्स बनाते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली हानिया आमिर की बात कर लें, मिशी खान ने उन पर एक सवाल उठाया है कि हानिया आमिर ये वाला सिंबल क्यों बनाती है। इस पर हमने भी मॉर्निंग शो पे बात की थी कि ये वाला जो सिंबल होता है बैफोमेट होता है उनका एक गॉड, और जो वकार ज़का की कंट्रोवर्सी थी सारी, वकार ज़का का एक बयान था कि जिसके पास फेम होता है, जिसके पास पावर होती है, वो सब बनाते हैं। माहिरा खान भी बनाती हैं। अब रिसेंटली हानिया आमिर के बारे में बताया। अब आप मुझे बताएं कि इनके फेम से कोई डिनाई नहीं कर सकता। ना सिर्फ इनका फेम पाकिस्तान में है बल्कि ग्लोबली इनका बहुत ज़्यादा है। अच्छा लबीबा, मुझे यही चीज़ समझ नहीं आती कि ठीक है वो प्यारी हैं, अच्छी अदाकार भी होंगी, सब कुछ है, डाउट नहीं हम कर सकते इस चीज़ पर, लेकिन क्या इंडस्ट्री में और कोई लड़की नहीं? अभी मैं आप निकल जाएं लाहौर में, कहीं भी निकल जाएं, दुनिया किसी कोने में निकल जाए, हर बोर्ड पे आपको वो हानिया आमिर की फोटो मिलेगी, हर ब्रांड, हर चीज़। तो इतना एकदम ये जो पीक पे फेमस हो जाना, जिस तरह दिलजीत दोसांझ थे, फिर हानिया आमिर, क्या और दुनिया में लड़कियां नहीं है, अदाकार नहीं है, इंडस्ट्री में और लोग नहीं है, इतनी हाइप मिलना और फिर उनको फॉलो करना और फिर वो कूल बन के शी इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी कूल, वेरी चिल, ये जितना हमने प्रमोट कर दिया है, ये कितना नामाकूल होता जा रहा है कूल के चक्कर में। यार ये वाली जो आपने बात की है ना, फॉलो करना, अब आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें, जो सारी टीनेज गर्ल्स है या इंडियन गर्ल्स, इवन इंडियन गर्ल्स भी, वो हानिया आमिर के मेकअप ट्यूटोरियल को इवन फॉलो कर रही हैं। हानिया आमिर की ड्रेसिंग को फॉलो किया जा रहा है, सिंबल्स को फॉलो किया जा रहा है। वही वाली बात आपकी कि प्रोजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी उस बंदे के थ्रू जिसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि एक ही बंदे को क्यों चूज किया जाता है और बाद में उसको ही इतने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट कैसे मिल जाते हैं। अच्छा, हानिया आमिर के बारे में, क्योंकि वो हमारी आर्टिस्ट है, हम उस तरह से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो मैं आपको आज बताती हूँ, इस कंट्रोवर्सी में माइकल जैक्सन का भी नाम आया। अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी आपने सुना कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी म्यूजिक लेबल या कोई भी बड़ा इंडस्ट्री का लेबल, फॉर एग्जांपल सोनी हो गया या कोई भी हो गया, जिसका ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है मार्केट में, जिसका बड़ा नाम है, वो एक यंग आर्टिस्ट को जो अभी ग्रो कर रहा है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको कास्ट कर लेता है, लेकिन उसके साथ बदले में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि तुम जो कमाओगे वो पैसा, उसका मोस्ट ऑफ द शेयर हमारे पास आएगा, तुम्हें बदले में फेम मिल जाएगा, स्क्रीन मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं वो तुम्हारे नाम से होंगे। और इंसान को यही चाहिए होता है कि उसको एक दफ़ा उसका फेस वैल्यू बढ़ जाए, उसको प्रोजेक्ट मिल जाए, इंडस्ट्री में वाह वाह हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अभी स्क्रीन पे आया ही नहीं है, मैंने बॉलीवुड की कोई फिल्म की ही नहीं है, सबसे पहला तो मेरा अल्टीमेट यही होगा ना कि मैं बॉलीवुड की पहली फिल्म कर लूं। पहली फिल्म मेरी यही ख्वाहिश है। नेक्स्ट कैसे आनी है, आगे क्या होना है, वो मेरा लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि मुझे पहली फिल्म बॉलीवुड की मिल जाए। तो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट माइकल जैक्सन के साथ किया गया और था। यही तंजीमें चलाती हैं।